नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लेकर आई हूँ। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के आधार पर बनाए गए हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को देखिए। आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जूनियर भर्ती है या यूपीपीसीएस है, आरओ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए, आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। और आप इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो सब निःशुल्क है। तो आप सभी अगर मेरे चैनल से रेगुलर बने रहेंगे तो आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो एक ईमानदारी बरतें कि जितने भी वीडियो मैं बनाकर डालती हूँ उसको क्रम से देखें, और वो सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होंगे। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, अपने मित्रों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, ताकि मैं भी और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में और भी रुचि लूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और ये काम आपसी सहयोग से ही हो सकता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को क्या प्रदान किया गया है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में आती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी हो सकती है अलग भी हो सकती है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 क्या करता है? संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) क्या करता है? ये जो है एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है।
अब ये देखिए संवैधानिक उपबंध है, एक तरफ है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और एक है भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो हम सबसे पहले जो केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उनको देख लेते हैं, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। तो इसको हम लिखते चलते हैं 15। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। फिर है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, ठीक है। फिर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। फिर है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30, ठीक है। तो अनुच्छेद 16, 19, 29, 30, ठीक है। 19, 29 और 30, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम देखेंगे जो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार है वे कौन कौन से हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो आप देख सकते हैं कि केवल 5 ऐसे अधिकार हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये सब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जितने भी हैं 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला बहुत महत्वपूर्ण, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17। अब ये पॉइंट देख लीजिए, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है, अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। 19A में, ठीक है। इसको देख लीजिए, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर से देख लीजिए। अब देखिए यहीं पे हम अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6। इन 6 को हम देख लेते हैं। 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर है 19(1)(b) शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ठीक है। फिर है 19(1)(c) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। फिर है 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार।
फिर है 19(1) ई भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। फिर है 19(1) जी कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, तो सबसे पहले हम बोलेंगे, तो ये हो गया 19(1) क। ठीक है, तो बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, लोग इकट्ठा होंगे तो हम क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। फिर जब सम्मेलन होगा, लोग इकट्ठा होंगे, तो क्या हो जाएगा, संगम या संघ या सहकारी समिति बनने लगेगी, ये हो गया। उसके बाद जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, तो क्या करेंगे, वो संचरण करेंगे यानी घूमेंगे, तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। उसके बाद जब संचरण करेंगे तो कोई जगह अच्छी लगेगी तो अब सोचेंगे अब वहां पे बस जाते हैं, तो भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) ई में। और लास्ट में जब आप कहीं भी बस जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पे अब आपको बसने के लिए आजीविका चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, तो कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार। तो ये मैं सिर्फ याद करने के लिए एक तरीका बता रही थी कि आप 19 जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन 6 स्वतंत्रताओं को कैसे याद कर सकते हैं। अब अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20(c) में। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, अनुच्छेद 24। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार। अगला है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। ठीक है, अब हम इस लाइन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, ये भी पूछता है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। अब अगला देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फिर है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया, 44वें संशोधन 1978 द्वारा। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक अधिकार। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। अगला है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है, अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). अगला है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 301। अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कौन कौन सा, इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ठीक है। अगला है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 में। अब हम लोग मूल अधिकार का अनुच्छेद देख लेते हैं एक साथ। कभी को अलग अलग से पूछ देता है कि कौन सा मूल अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये टोटल देख लेंगे आप कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 6 अधिकार हैं, ठीक है। टोटल अगर अनुच्छेद पूछ देगा कि टोटल ये मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 आपको बताना है, ठीक है। आप यहाँ से 14 से 32 मत कर दीजिएगा। टोटल पूछेगा तो 12 से 35 और अलग अलग से पूछेगा कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप देख लीजिए। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो मित्रों, ये थे फंडामेंटल राइट्स के बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा और अपने जानने वाले लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। तो ये सब आपके सहयोग से ही संभव है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।